Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is Gandhi sir and welcome to Focus Study with अभी तो झारखंड की क्लास में आगे बढ़ते हुए आज से हम लोग झारखंड की कला और संस्कृति शुरू करने जा रहे हैं। कला और संस्कृति में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे झारखंड की जनजातियां। झारखंड की जनजातियां, झारखंड की जनजातियों से सबसे अधिक कला और संस्कृति में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को इतनी बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिश ये रहेगी कि जितने भी प्रश्न पूछे जाएं वो सारे के सारे प्रश्न आपके पढ़े हुए जाल में फंस जाएं, पढ़े हुए मकड़ जाल में फंस जाएं। तो शुरू करने से पहले ये जान लें कि भैया जनजाति होती क्या है, जनजाति कहते किसको है ना। चलिए, जनजातियां सभ्यता से वंचित अपने प्राकृतिक वातावरण में निवास करता है, अर्थात वो जनजातियां, वे लोग, वे मानव तन, वे मानव शरीर जो सभ्यता से वंचित है लेकिन पर्यावरण में, अपने प्राकृतिक वातावरण में, पर्यावरण में इस प्रकार से रसे बसे ढसे और बसे और निवास रहते हैं कि हम उन्हें जनजाति वर्ग में वर्गीकृत करते हैं, हम उसे जनजाति करते हैं। अर्थात उसे थोड़ी सी और तोड़ा जाए तो आदिवासी, अर्थात आदिवासी का मतलब हुआ कि आदि काल से उन लोगों का वास प्राकृतिक वास में है, प्राकृतिक क्षेत्र में है, प्राकृतिक वातावरण में है और आदि काल से रहने के कारण उसे क्या कहा गया, आदिवासी। अर्थात जो प्रकृति में बसा ढला है आदि काल से उसे हम क्या कहेंगे, आदिवासी। उसे हम क्या कहेंगे, आदिवासी। इसमें किन्हीं को कन्फ्यूजन है क्या? हम सभी लोग जो है वो सभ्यता से बंधे हैं, समाज से, ऐसे समाज से बंधे हैं जिसमें सभ्यताएं हैं, लेकिन जिस समाज में जनजाति वर्ग रहते हैं, जनजाति समूह रहते हैं, वो कोई सभ्यता में बंधे नहीं रहते हैं। वो प्रकृति के पर्यावरण में, प्रकृति के आवरण में बंधे रहते हैं और आदि काल से वो प्रकृति में रहते आए हैं, इसीलिए उसे कहा गया आदिवासी। इसीलिए उसे कहा गया आदिवासी। किन्हीं को कन्फ्यूजन है क्या? नहीं। यदि कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए, और अभी नहीं कमेंट कर पा रहे हैं तो क्लास देखने के बाद आप लोग कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा और क्लास में क्या संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि आपकी एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर से मुझे मोटिवेट मिलती है। चलो जी, इन लोगों की निवास यदि कहा जाए तो हमने सारी बात समझ चुके। प्रकृति में रहता है तो प्रकृति में कहाँ रहेगा, वो जगह क्या हो सकता है? वो जगह पहाड़ी हो सकता है, दुर्गम वो स्थान हो सकता है, वो ऊबड़ खाबड़ स्थान हो सकता है, वो धरातल की वो धरती ऊबड़ खाबड़ दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होगा। वहां पर ये लोग क्या करेंगे, निवास करेंगे। वहां पर ये लोग क्या करेंगे, निवास करेंगे। तभी तो ये प्राकृतिक वातावरण में रहेंगे, तभी तो ये आदि काल से रहेंगे, तभी तो इसे जनजातियां कहेंगे, तभी तो ये सभ्यता से वंचित रहेंगे। यदि हम लोगों के बीच में रहते हैं तो उसे कहा जाता सभ्यता से, सभ्यता में बंधे हैं। लेकिन इन लोगों का निवास पहाड़ी पर है, दुर्गम उन क्षेत्रों पर है जहाँ सभ्यता पहुंच से दूर है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, प्राकृतिक पर्यावरण में रसे बसे हैं, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, जनजातियां। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, जनजातियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियों के प्रति प्रावधान किया है। भारतीय नीति निर्माताओं ने, भारत के संविधान के रचनाकर्ताओं ने भारतीय संविधान में जनजातियों को स्थान दिया है अनुच्छेद 342 के तहत कि भारत के निवासी जनजातियां हैं, आदि निवासी है, आदिवासी है, आदिवासी है। तो झारखंड की जनजातियों का पहला जो हम लोग जनजाति पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, संथाल को। वो क्या पढ़ेंगे, संथाल को। पढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि किस तरीके से जनजाति को समाप्त करेंगे, वो बातें पहले आप समझ लीजिए कि जनजाति को हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जनजातियों को पढ़ना बहुत लेंदी माना जाता है, जनजातियों को पढ़ना बहुत टफ, बहुत कठिनाई भरा टॉपिक माना जाता है, लेकिन उसे हम एकदम इजी बना देंगे, एकदम आसान बना देंगे। किस प्रकार से पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए कि कम टाइम में कंप्लीट पढ़ाई हो और उससे भी ज़्यादा कंप्लीट जनजातियों का जानकारी हो, समझ हो, वो कॉन्सेप्ट तैयार हो जो जनजातियों के लिए हम लोग पढ़ने बैठे हैं। तो आते हैं पहली बात
कि किस तरीके से इसे हम लोग लेकर चलेंगे, किस रणनीति से हम समाप्त करेंगे जनजाति को, उस पर पहले बातें करती है। क्या करेंगे, कोई भी जनजाति हम उठाएंगे, ये बात समझ लीजिए, फिर कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। कोई भी जनजाति यदि हम उठा लें, कोई भी जनजाति हम उठा लें, तो उस जनजाति के बारे में, कोई भी जनजातियां हमने उठा लिया, तो उस जनजाति के बारे में क्या करना है, उस जनजाति का महत्वपूर्ण जो बातें होगी उसे हम लोग पहला पॉइंट में रखेंगे। फ्लो चार्ट से, कंप्लीट क्लास फिगर और फ्लो चार्ट से, पहला क्लास से ही हम बोलते आए कि झारखंड को कंप्लीट क्लास आपको मानचित्र से और फ्लो चार्ट से भरा पड़ा मिलेगा, और यही सबसे बढ़िया है। माइंड मैप यही आपका है जो सबसे सरलता से याद रखेगा। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, उसका जो जनजाति हम पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए अभी तुरंत हम लोग उदाहरण के साथ उसको पढ़ भी लेंगे। मान लीजिए हम जनजाति पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं, संथाल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, संथाल। तो संथाल जनजाति के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें होगी, जो भी महत्वपूर्ण बातें होगी, वो पहला पॉइंट में हम काम करेंगे। पहला पॉइंट में कि ये खत्म हो जाएगा, ये पहला पॉइंट आपका खत्म होगा। जो ही ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, इस जनजाति की सामाजिक ढांचा में चले जाएंगे हम। सामाजिक ढांचा में चले जाएंगे कि संथाल जनजाति हो या हो जनजाति हो या उरांव जनजाति हो, तो किस सामाजिक ढांचा में वो रसा है, बसा है, जीवन चल रहा है, कैसे उन लोगों का सामाजिक संरचना है, ये सभी आंतरिक जाकर के अध्ययन करेंगे। इसके बाद सांस्कृतिक अध्ययन करेंगे, क्योंकि जनजातियों का जब तक सांस्कृतिक अध्ययन आप नहीं करेंगे तो जनजातियों का क्लास आपका कंप्लीट अधूरा है, क्योंकि संस्कृति के लिए ही भिन्न है ये जनजाति। सांस्कृतिक रूप से इन लोग की एक अलग पहचान है, इसलिए इसके बाद हम लोग चले जाएंगे सांस्कृतिक में। जब सांस्कृतिक पॉइंट खत्म हो जाएगा, जब सांस्कृतिक पॉइंट खत्म हो जाएगा, तब हम चले जाएंगे इसका आर्थिक में, तब चले जाएंगे हम इसका आर्थिक में। ये बात थोड़ा गंभीरता से समझिएगा, आपको जैसे जैसे कर रहे हैं, यही पूरी जनजाति में जितने जनजाति पढ़ना पड़ेगा, वो 32 हो 33 हो, जितने आप सुने हैं ना, सरलता से समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसके बाद चले जाएंगे आर्थिक में। जब आर्थिक आपका समाप्त हो जाएगा, तब चले जाएंगे इसका धार्मिक पक्ष में, कि इसका धार्मिक पक्ष क्या है, इस जनजाति का धार्मिक मान्यता क्या है, इस जनजाति को धार्मिक रूप से क्या क्या काम करती है, क्या धार्मिक दायित्व दिया गया है। जब धार्मिक भी मेरा समाप्त हो जाएगा इस जनजाति का, तब इसमें से देखेंगे कि सामाजिक ढांचे के अंतर्गत क्या राजनीतिक हमारी कंप्लीट हुई। यदि राजनीतिक यहाँ पर पूरी नहीं होती है, यदि राजनीतिक बातें यहाँ सामाजिक ढांचे के अंतर्गत नहीं कंप्लीट होगी, तब एक पॉइंट और एक फ्लो चार्ट बना देंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, हम राजनीतिक बातों को भी समाप्त कर देंगे, तो राजनीतिक की भी वहाँ पढ़ाई हो जाएगी। इस प्रकार से जनजातियों का जो भी बातें हैं, इसी फ्लो चार्ट और इसी पॉइंट के अंतर्गत यदि पूरी कर लिया जाए, तो आपका प्रश्न का जाल चाहे जितना मकड़ जाल उनको बनाना हो, प्रश्न इसी से फंस जाएगा। प्रश्न इधर उधर जैसे दायां बायां हो, आपका यहीं पर रहेगा, इसी प्रकार से रहेगा। बात रह गई नोट्स की, तो मेरा हैंड रिटन नोट्स है। 3 बार जेपीएससी मेंस लिखने के बाद आपके सामने जो हम नोट्स लिख रहे हैं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जेपीएससी और जेएसएससी टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। चलो जी, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग पहला जनजाति में, पहला जनजाति में। और हाँ, जेपीएससी का पेपर 1 और पेपर 2 की क्लास फोकस स्टडी विद अभी पर मिनिमम फी पर क्लास चल रही है। आप क्या करेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर देंगे, वहाँ पर आप क्लास की जो भी बेनिफिट है, फ्री में भी कुछ मटेरियल आपको मिल रही है, उसका भी लाभ ले सकते हैं, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में या नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप सीधी बात कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग संथाल जनजाति में। क्या है संथाल जनजाति, क्या है संथाल जनजाति? ये आपका है संथाल, है ना। झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या अर्थात 23 लाख है। प्रतिशत के दृष्टि से देखा जाए तो 34% है। भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल जनजाति है। इसमें किन्हीं को कन्फ्यूजन है क्या?
इसमें किन्हीं को कन्फ्यूजन, अर्थात संथाल जनजाति झारखंड की पहली जनजाति है और भारत की तीसरी जनजाति है। झारखंड की पहली जनजाति है और भारत की तीसरी जनजाति है। जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 23 लाख है। इसी को परसेंटेज में बदल दिया जाए तो 34% है, तो 34% है ना। इस जनजाति का निवास संथाल क्षेत्र में है। संथाल क्षेत्र में संथाल जनजातियों के वजह से संथाल क्षेत्र का नामकरण संथाल पड़ा। संथाल पड़ा। संथाल क्षेत्र का नामकरण संथाल जनजातियों से, संथाल जनजातियों की पहचान संथाल परगना क्षेत्र से है। संथाल परगना क्षेत्र से है। हमने प्रमंडल पढ़ाया है, उसमें आप देखिएगा संथाल परगना प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल आपको मिल जाएंगे वो जिले, है ना जी। चलो, संथाल क्षेत्र में इसका निवास है। पूर्व में इसका निवास बंगाल में था। बंगाल में था, वो भी बंगाल में कहाँ, साउतार। साउतार संथाल से मिलता जुलता नाम है, संथाल से मिलता जुलता नाम है, इसीलिए इसको उपनाम कहा जाता है। संथाल का ही उपनाम क्या है, साउतार। संथाल का ही उपनाम क्या है, साउतार, है ना, साउतार। बात क्लियर हो गई। संथाल कहाँ पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, ये रहा आपका झारखंड, ये रहा आपका झारखंड। और झारखंड में ये संथाल परगना प्रमंडल में संथाल जनजातियों का निवास है। इसके पूर्व ये जनजातियां पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, बंगाल, पश्चिम बंगाल, है ना। झारखंड का पूर्वी राज्य, पहला क्लास याद करिए ज्योग्राफी, पहला क्लास ज्योग्राफी, है ना। पश्चिम बंगाल, ये आपका क्या है, पश्चिम बंगाल। तो पहली निवास यहाँ था, लेकिन इन लोगों का निवास धीरे धीरे झारखंड के कहाँ हो गया, संथाल क्षेत्र में। कहाँ पर हो गया, संथाल क्षेत्र में, संथाल क्षेत्र में। चलिए, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई, किस प्रकार से निवास है, कितनी जनसंख्या है ना। और कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण में, फिर हम लोग चले जाएंगे जिस ढांचे को बताए हैं उस ढांचे के तहत, उस ढांचे के तहत, है ना। चलो, अब आते हैं हम लोग। यह प्रोटोस्टेरॉइड प्रजाति समूह है ना, किसानी कार्य में कुशल है। ये जनजाति संथाल जनजाति की प्रजातीय समूह देखा जाए तो प्रोटोस्टेरॉइड है। ये प्रजातियों का समूह है, कहीं घबरा मत जाइएगा, घबरा मत जाइएगा नाम सुन के, प्रोटोस्टेरॉइड ये प्रजातियों का समूह है। इसे भी हम एक क्लास लेके आ रहे हैं, क्या होता है द्रविड़, क्या होता है ऑस्ट्रिक, क्या होता है प्रोटोस्टेरॉइड, ये सारी बातें हम वहां पर क्लियर करेंगे। बस अभी आप समझ जाइए, प्रोटोस्टेरॉइड एक समूह है, एक वर्ग है, उसी वर्ग में आपकी कौन सी जनजाति है, संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति है, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति का कहा जाए तो किसानी कार्य में कुशल होते हैं, अर्थात इसकी आर्थिक व्यवस्था किसानी से ही पता चलता है कि कृषि में सब संपन्न होते हैं। तो आर्थिक आधार इन लोगों का क्या बना, कृषि। आर्थिक आधार क्या बना, कृषि, है ना। आर्थिक आधार क्या बना, कृषि। अब यहाँ से हम, ये थी महत्वपूर्ण बातें जो स्ट्रक्चर बताए उसमें से, ये थी महत्वपूर्ण बातें। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, संथाल जनजाति की समाज में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ से आपको मिलेगा संथाल जनजाति की सामाजिक ढांचा। यहाँ से आपको संथाल जनजाति की सामाजिक ढांचा देखने को मिलेगा, किस प्रकार से संथाल जनजाति की सामाजिक ढांचा है। ये यहाँ से स्ट्रक्चर आपका शुरू होता है, संथाल की क्या, सामाजिक, सामाजिक, ठीक है जी। चलो देख लेते हैं। तो संथाल जनजाति सामाजिक रूप से 4 वर्गों में बटे हैं। यहाँ वर्गों को क्या कहा जाता है, हड या फिर हडों, है ना। ध्यान रखिएगा, वर्ग को ही जनजातीय भाषा में सांस्कृतिक रूप से हडों के नाम से जाना जाता है। हड कुछ और नहीं है, वर्ग का ही नाम है हड। वर्ग बराबर हड, हड बराबर वर्ग। ये बातें क्लियर होगी। अब आते हैं, एक एक शब्द हम नहीं छोड़ने जा रहे, एक एक शब्दों को क्लियर करते चलेंगे, है ना जी। चलो, ये आपका क्या है, कितने वर्गों में बता रहा है, 4 वर्गों में। 4 वर्ग कौन कौन है, किस्कू, मुर्मू, सोरेन, मरुड़ी, ठीक है जी। 1 2 3 और ये आपका क्या हो गया, 4। तो किस्कू जो है वो क्या है, राजा है। किस्कू क्या है, राजा। संथाल जनजातियों में किसान कौन बनेगा, सिपाही कौन बनेगा, पुजारी कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, ये समाज में निर्धारित है, ये समाज में निर्धारित है। क्योंकि हिंदुओं में आपको देखने को मिलेगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
उसी प्रकार से उसी सामाजिक ढांचे की तरह संथाल जनजातियों में भी समाज का 4 वर्ग है, 4 हड है। उसमें से पहला जो आपका है वो कौन रहेगा? राजा। कौन है? राजा। तो राजा को क्या कहा जाएगा? किस्कू। राजा को क्या कहा जाएगा? किस्कू, जो सर्वोच्च है। सही बात है, सर्वोच्च स्थान रहता है। दूसरा रहेगा पुजारी, जो पूजा पाठ करेगा, जो धार्मिक प्रधान रहेगा, जो धर्म का सारा कार्य को संपन्न करेगा। तीसरा स्थान है सोरेन। सोरेन कौन होगा? सिपाही, जो सैन्य क्षेत्र में संपन्न होगा, जो सैनिक कार्यों को संभालेगा संथाल जनजातियों में, सैनिक कार्यों को संभालेगा संथाल जनजाति। इसके बाद चौथा वर्ग है आपका मरोड़ी। चौथा वर्ग है आपका क्या? मरोड़ी, अर्थात किसान, अर्थात खेती बाड़ी में जो कुशल रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? मरोड़ी। वो क्या कहलाएंगे? मरोड़ी। तो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और पुनः चुनाव जीते होने के बाद फिर बन के आए कौन? हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन की यदि वर्ग पूछा जाए, उसकी हड पूछा जाए, तो कौन सा हड में आएगा? सिपाही में है। हेमंत सोरेन की सिपाही हड में आएगा, है ना, सिपाही वर्ग में आएगा सोरेन। बातें क्लियर हो गई, है ना। मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू किस में आएगी? संथाल जनजाति से वो भी हैं, है ना। किस में आएगी? वो धार्मिक में आएगी। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आप यदि भाषण सुने होंगे, शब्दों को सुने होंगे, तो साफ शब्दों में दिखता है इतनी मधुर और मिठास। वो कुछ और नहीं, सामाजिक रूप से ही वो क्या है? पुजारी है, धार्मिक वर्ग में है। और हेमंत सोरेन क्या है? सिपाही और सैन्य में। ये क्लियर हो गया सामाजिक वर्ग, है ना। अभी समाज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने समाज का केवल अभी वर्ग विभाजित किया है। अब चलते हैं आगे, और समाज में क्या है ना, और समाज में क्या है। चलो अब आते हैं हम लोग समाज में। 12 है ना, 12 गोत्रों में बटे हैं। इसमें हांसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, सोरेन मुख्य है। हाँ, इन लोगों का गोत्र होता है। तो उस गोत्र में 12 गोत्र में विभाजित है। अब ये गोत्र क्या है? जो जाति है संथाल है, उसमें भी विभाजन है। समाज की दृष्टि से 4, उस समाज दृष्टि से विभाजित सामाजिक रूप से है, लेकिन वो जन्मजात रूप से जो विभाजित है, वो गोत्र जो जन्मजात है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? गोत्र व्यवस्था। और वो गोत्र कितने हैं? तो 12 गोत्रों में विभाजित है। उस 12 गोत्रों में जो हम लोग आज भी सुनते आए, आज भी प्रसिद्ध है, हांसदा, मुर्मू, सोरेन, हेम्ब्रम, किस्कू। ध्यान रखिएगा, संथाल जनजाति कितने गोत्रों में विभाजित है? 12 गोत्रों में। प्रश्न पूछा हुआ है। समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। अर्थात हांसदा जो है वो हांसदा में शादी नहीं कर सकता है, मुर्मू जो है मुर्मू में शादी नहीं कर सकता है, सोरेन सोरेन में शादी नहीं करेगा। सोरेन का शादी हेम्ब्रम से हो जाएगा, हेम्ब्रम का शादी सोरेन से हो जाएगा, जबकि सोरेन का शादी सोरेन से नहीं होगा। अच्छा, समान गोत्र में विवाह निषिद्ध है। अधिकतर जनजातियों में 90% जनजातियों में समान गोत्र में विवाह नहीं होती है, समान गोत्र में विवाह नहीं होती है। विवाह 8 प्रकार से होता है। बाल विवाह पर रोक है। क्रिंग बापला प्रसिद्ध विवाह है। विवाह कितने प्रकार से होता है? 8 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? 8 प्रकार से, है ना। और बाल विवाह पर रोक है। बहुत अच्छी समाज है, बहुत अच्छी समाज है ना। बाल विवाह पर रोक है। हम आपको पढ़ाएंगे खरवार जनजाति। खरवार जनजाति बाल विवाह को पसंद करती है, बाल विवाह का प्रचलन है, जबकि संथाल में बाल विवाह का रोक है। क्यों प्रचलन है खरवार जनजाति? वहां विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि खरवार जनजाति मतलब जनजातियों में सबसे सत्य और बलिदान के लिए जाना जाता है, और बचपना में ही शादी कर दिया जाता है, और उसी समय से उसे सामाजिक रूप से सत्य और बलिदान के लिए तत्पर बनाया जाता है। वहां हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। चलिए, यहां तक बातें क्लियर हो गई। बाल विवाह इसमें नहीं होती है। क्रिंग बापला, ध्यान रखिएगा, क्रिंग बापला, क्रिंग बापला, क्रिंग बापला प्रसिद्ध विवाह है। हम बार बार बोल देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। क्रिंग बापला प्रसिद्ध विवाह है। क्रिंग बापला प्रसिद्ध विवाह है। क्रिंग बापला प्रसिद्ध विवाह है। बातें क्लियर हो रही है। चलो अब आगे देखते हैं। सबसे कठोर सामाजिक दंड क्या है? बिटलाहा, है ना। बिटलाहा, बिटलाहा जो है वो सबसे सामाजिक कहा जाए, समाज का सबसे कठोर दंड है।
कठोर दंड है। क्यों कठोर दंड इसे माना जाता है? जब बिटला किसी दोषी व्यक्ति पर लगाया जाता है तो उसे समाज से पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया जाता है, उसे समाज में कोई स्थान नहीं रखा जाता है। और ये बिटलाहा खास करके कहा जाए तब भी सजा दिया जाता है जब यौन उत्पीड़न या फिर यौन संबंध पाया जाता है, नहीं तो बिटलाहा जैसी सजा नहीं दी जाती है। तो बिटलाहा सबसे कठोर सजा है और समाज में उसे हटा दिया जाता है, उसे वहां से भगा दिया जाता है। बातें क्लियर हो गई? चलो जी, बिटलाहा है ना, ठीक है। और खास करके ये ध्यान रखेंगे यौन जैसे संबंधों में जब पाया जाता है दोषी व्यक्ति को बिटलाहा सजा दिया जाता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। धार्मिक रूप से क्या है? सिंहबोंगा आपको खूब नाम मिलेगा। देखिए मैं बताते चलूं, सिंहबोंगा का मतलब एक ही लाइन में आप सभी लोग पढ़िएगा, जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो समझिएगा सिंहबोंगा मतलब भगवान ईश्वर। वो किसका? ईसाइयों का। और भगवान और ईश्वर किसका? जो जान रहे हैं जिस प्रकार से उसी का। तो सिंहबोंगा को आप समझिएगा भगवान और ईश्वर। बाकी बात सारी बातें समझ में आपको आ जाएगी, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो प्रधान देवता सिंहबोंगा या ठाकुर देव है। दूसरा देवता कहा जाए तो मरांगबुरु। तो संथाल जनजातियों का प्रथम जो सबसे महान, सबसे पहला देवता, सबसे ऊपर माना जाता है तो सिंहबोंगा को, और इसे दूसरा नाम क्या दिया जाता है? ठाकुर देव। दूसरा देवता कौन है? मरांगबुरु। दूसरा प्रमुख देवता कौन है? मरांगबुरु, है ना। ग्राम प्रधान देवता जाहिर एरा निवास, है ना, जाहिर थान बता रहा है। ग्राम प्रधान जो देवता है वो जाहिर एरा अर्थात उसका जो निवास है वो कहाँ कहा जाता है? जाहिर थान। जहाँ पर उसको मतलब कहा जाए स्थापित किया जाता है या फिर जहाँ पर रहता है या निवास स्थान है उसे कहा जाता है जाहिर थान। यही है, जाहिर एरा कुछ अलग नहीं है, वो जाहिर थान जाहिर थान को ही कहा जाता है क्या? जाहिर एरा। हाँ, लेकिन ये कहा जाए ग्राम देवता जो है वो प्रमुख रूप से कौन है? जाहिर एरा, और इसका निवास स्थान कहाँ है? जाहिर थान। तो कुछ और नहीं समझ लीजिएगा, आप याद रखने के लिए जाहिर याद रखिएगा, एरा मतलब समझ जाइएगा थान, क्योंकि आपको किसी ना किसी रूप से हमको एक ही तरीका लेके चलना कि कैसे आपको कॉन्सेप्ट भी तैयार कर दें और आद भी करवा दें, है ना। जाहिर जैसे नाम आ जाएगा ध्यान रखिएगा, कोई देवता होगा वो रहेगा कहीं, तो कहाँ रहेगा? थान में रहेगा, मतलब स्थान में रहेगा। थान रहेगा मतलब स्थान में रहेगा। कौन रहेगा? जाहिर एरा देवता है जो जाहिर थान स्थान में रहता है, जाहिर थान स्थान में रहता है। इसमें किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं जी। चलो अब देखिए, गिरह देवता योड़ाक बोंगा। गिरह देवता कौन है? योड़ाक बोंगा। घर का देवता, सभी के घरों में आज भी पूजा पाठ होती है तो बोलते हैं ये घर का देवता है। तो संथाल में जो गिरह देवता है उसे क्या कहा जाता है? योड़ाक बोंगा। क्या कहा जाता है? योड़ाक बोंगा। और धर्म का प्रधान जो पूजा पाठ करता है, हिंदुओं में आप देखिएगा पंडित जी आएंगे, है ना, ब्राह्मण रहेंगे, है ना। उसी प्रकार से संथालों में नायके को बुलाया जाएगा। किसको बुलाया जाएगा? नायके को बुलाया जाएगा। कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कुछ भी धार्मिक पूजा पाठ होंगे तो किसको बुलाया जाएगा? नायकों को बुलाया जाएगा, नायके को बुलाया जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को कन्फ्यूजन है क्या? नहीं, क्लियर हो रही है बातें? चलो जी, बहुत अच्छा लगा। चलिए अब बातें को हम लोग आगे करते हुए समझते हैं। यहाँ तक हम लोग क्या देखें? सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था देखें। किसकी? संथालों की। सामाजिक और धार्मिक देखें। कुछ और सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं इसी का। किसका? संथाल का। संथाल का कुछ और धार्मिक व्यवस्था है। क्या है? संथाल समाज में जलाने और क्या? दफनाने दोनों व्यवस्थाएं प्रचलित है। अर्थात आप शव को जला सकते हैं या मिट्टी के अंदर दफन भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है? जादू टोना। और क्या है? जादू टोना, है ना, जादू टोना।
इसकी भी प्रचलन है, अर्थात यहाँ की स्त्रियां अर्थात संथाल जनजाति संथाल की स्त्रियां जादू टोना पर विश्वास करती है, इसलिए जादू टोना प्रचलित है। किसमें? संथाल जनजातियों में, संथाल जनजातियों में। और योड़ाक बोंगा हम लोग देखें, घर का देवता, घर का देवता। यहाँ तक किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं। हमने सामाजिक देख लिया और धार्मिक देख लिया, ठीक है जी, सामाजिक देख लिया, धार्मिक देख लिया, है ना। सामाजिक में थोड़ी सी क्या बची है, आप लोग को युवा गिरा नहीं बताए हैं, है ना, ग्राम प्रधान नहीं बताए हैं, क्योंकि राजनीति को वहीं पर हम समाप्त करते हैं, तो राजनीति को भी वहीं समाप्त करते हैं। ये दोनों बातें क्लियर हो गई, दफनाने और है ना। अब देख लेते हैं हम लोग युवा गिरा को। हाँ, ये सामाजिक ढांचा में बहुत अच्छा जगह पर रखें और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आप देखिएगा पीडीएफ में हमने वहीं पर लिख दिया ताकि बच्चों को कोई परेशानी अभी भी आई, है ना। युवा गिरा को क्या कहा जाता है? घोटुल। युवा गिरा को क्या कहा जाता है? घोटुल। युवा गिरा मतलब जहाँ युवाओं का घर है, जहाँ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ युवाओं को सिखाया जाता है, जो युवा वर्ग में निर्धारित किया जाता है कितना से इतना वर्ष युवा वर्ग है, उन लोगों को जहाँ शिक्षा दिया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? घोटुल। उसे क्या कहा जाएगा? घोटुल, है ना। विवाह को क्या कहा जाता है? बापला। विवाह को क्या कहा जाता है? बापला। विवाह को क्या कहते हैं? बापला, है ना। ग्राम प्रधान क्या होगा? मांझी। ग्राम प्रधान क्या कहलाएगा? मांझी। अर्थात गांव का जो महान व्यक्ति होगा, गांव का जो प्रधान होगा, गांव का जो मुखिया होगा, उस संथाल जनजाति में क्या कहलाएगा? मांझी। ये इंपॉर्टेंट है एकदम, ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, गांव को क्या कहेगा संथाल लोग? आतो। गांव को हम लोग गांव बोलते हैं, वो सब गांव नहीं कहेगा, वो सब क्या कहेगा? आतो। और हम लोग दहेज बोलते हैं, है ना, दहेज बोलते हैं, उसी को यहाँ क्या कहता है? वधु मूल्य, मतलब पौन, है ना। वधु मूल्य को क्या कहेगा? पौन। तो यहाँ घबरा मत जाइएगा, वधु मूल्य और पौन, इसको अपने भाषा में समझने के लिए याद रखिएगा। प्रचलित भाषा जो हम लोग के कानों में बार बार सुनाई दिया है, क्या है? तो वो दहेज, है ना। तो दहेज को सब क्या कहता है? पौन कहता है, पौन टाका। दहेज को क्या कहता है? पौन कहता है ना। विवाह को क्या कहता है? बापला। बहुत अच्छा है, विवाह को क्या कहता है? बापला। सबसे प्रसिद्ध विवाह क्या था? थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े, क्या? क्रिंग बापला, क्रिंग बापला, है ना, क्रिंग बापला। और कितने प्रकार से विवाह होती है? 8 प्रकार से, है ना। कुछ विवाहों का नाम हम आपको बोल देते हैं, नाम। क्रिंग बापला तो प्रसिद्ध विवाह है। दिलीप बापला, क्रिंग जवाई, घर जवाई, निर्वोलोक, इतुत, सांगा और सेवा विवाह। इस प्रकार से विवाह भी क्लियर हो गया। क्रिंग बापला, दिलीप बापला, क्रिंग जवाई, घर जवाई, निर्वोलोक, इतुत, सांगा, सेवा विवाह। हमने 8 का नाम ले लिया। सेवा विवाह, वीडियो को आप पीछे बैक करके देख सकते हैं, है ना। 8 का नाम हमने बता दिया। तो इस प्रकार से मेरा सामाजिक व्यवस्था कंप्लीट होती है और धार्मिक व्यवस्था, और क्या? धार्मिक व्यवस्था, ठीक ना। किसका? तो संथाल जनजातियों का। किसका? संथाल जनजातियों का। कुछ और बातें इस पे हम करते चलते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बातें में? आषाढ़ माह के, है ना, आषाढ़ माह से त्योहार प्रारंभ होता है। किसका? किसका? संथाल जनजातियों का। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। आषाढ़ माह से त्योहार किसका प्रारंभ माना जाता है? कौन सी जनजातियों का त्योहार माना जाता है? तो वो कौन सी जनजाति होगी? तो संथाल जनजाति। आषाढ़ माह से, है ना, संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति। कौन सी माह से शुरू होगा? आषाढ़ माह से। चलो जी, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई, है ना। क्या संथाली भाषा को यहाँ पर नहीं, हम संथाली भाषा जब पढ़ाएंगे वहाँ पर भी हम काम करते चलेंगे। आर्थिक रूप से हम लोग पहले ही समझ गए थे कि किसानी वर्ग के लोग हैं, तो इन लोगों का किसानी में बहुत काम आएगा। अर्थात आर्थिक रूप से क्या करते हैं, थोड़ी सी और क्लियर करते चलते हैं। आर्थिक रूप से यदि इन लोगों का देखा जाए, किन लोगों का? संथाल जनजातियों का, है ना जी, संथाल जनजातियों का। तो आर्थिक रूप से ये सब क्या रहेंगे? किसान रहेंगे, अर्थात कृषक रहेंगे। आर्थिक रूप से संपन्न क्या रहेंगे? कृषक रहेंगे। और थोड़ी सी आर्थिक रूप में बढ़े तो इन लोगों का प्रिय पेय है, क्या है? हंडिया। हंडिया नाम सुनेंगे, है ना। किससे? चूड़ा चावल से बनाया जाता है हंडिया। प्रिय पेय है, कोई भी मतलब महोत्सव हो, आनंद का बात हो, तो ये सब बड़े चाव से सेवन करते हैं। किसका? हंडिया का। बड़े चाव से सेवन करते हैं, पीते हैं। कोई भी खुशी का माहौल हो तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? हंडिया का, है ना जी,
हड़िया का। और एक और आर्थिक व्यवस्था में एक काम और कर दें, एक पॉइंट और कर दें, बुनाई कार्य में ये सब कुशल होते हैं। बुनाई कार्य में ये सब कुशल होते हैं, बुनाई का काम करने में ये सब एकदम कुशल होते हैं। ये रहा आर्थिक व्यवस्था किसकी, संथाल जनजातियों की। इस प्रकार से आपकी संथाल जनजाति आपकी क्या होती है, समाप्त होती है। इस प्रकार से संथाल जनजाति आपकी क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। इसमें किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन संथाल जनजाति के प्रति नहीं ना, कोई कन्फ्यूजन संथाल जनजाति के प्रति नहीं। चलो जी, बात रह गई पीडीएफ, तो हम बता दिए, वहां पर हम शेयर कर देंगे, कोई कन्फ्यूजन आपको लेके नहीं चलनी है। इस प्रकार से हम सभी जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक, है ना, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सारे तत्वों को देखते चलेंगे। और यदि हर विषय को हम इस प्रकार से करते चलते हैं तो आपका जो भी 33 जनजाति है, जो भी जनजातियां हैं, अंतिम जनजाति पुराण जुड़ी है ना, वहां तक यदि हम बारीकी से अध्ययन करेंगे तो एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लास बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके कहिएगा कि सर क्लास और निखार के साथ दीजिए और इसमें पॉजिटिव करिए, ताकि हम और कुछ संशोधन करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ कर दें कि आप लोगों को कम मेहनत करना पड़े, क्योंकि एक शिक्षक से जुड़ने का मतलब हुआ कि हम आपको मेहनत से बचाना चाहते हैं। मेहनत से बचाने का मतलब क्या हुआ कि पढ़ना नहीं देना, नहीं, मैं वैसी मेहनत करने के लिए मजबूर कर दूंगा जिससे आप सफल हो। ऐसा ना कि आंधे मुंधे जिधर पर उधर मेहनत करते चले, नहीं, मेहनत तरीके से होनी चाहिए, एक रास्ते में होनी चाहिए, ताकि आप सफल हो जाए। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।